एक कहावत है, बल्कि कहावत तो पहले से थी, हम लोगों ने उसे थोड़ा संशोधित कर लिया है और अपने हिसाब से उसको ढाल दिया है। वो कहावत ये है कि दोनों हाथ में लड्डू और एक मुंह में। तो आज हमें 3 वक्ताओं को सुनने का मौका लग रहा है। 2 लड्डू तो आप लोग पा चुके हैं। अब अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए मैं डॉक्टर धीरेन्द्र द्विवेदी साहब को आमंत्रित करता हूँ। कहने की आवश्यकता नहीं है कि समय बहुत कम है, केवल उनका आशीर्वचन हम लोगों को मिल जाए। और डॉक्टर धीरेन्द्र द्विवेदी साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। विषय को देखते हुए अध्यक्ष के पास कम समय होना भी चाहिए। मंचस्थ अतिथिगण, ईश्वर शरण महाविद्यालय के हमारे शिक्षकगण, इस राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित तमाम सारे राज्यों से आए हुए प्रतिभागीगण, मैं चूंकि इसी महाविद्यालय का मूल रूप से शिक्षक हूँ, तो एक शिक्षक के रूप में भी आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो भी व्यवस्था से संबंधित अच्छाइयाँ हैं उसमें भी शामिल हूँ। थोड़ा सा कष्ट तो होता ही है सेमिनारों में, तो उसमें भी हमारा प्रतिभाग आप समझिए। बात ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इशूज एंड चैलेंजेज ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, और उसमें भी जो हमारा प्लेनरी सेशन 3 है, सोशियो कल्चर चेंजेज ऑफ ट्राइब्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, लैंग्वेज एंड रिलीजन के संदर्भ में हो रही है। विशेष रूप से जो एक प्लेनरी सेशन है वो ट्राइबल डेवलपमेंट के लैंग्वेज और रिलीजन पर केंद्रित है। प्रोफेसर चौबे जी ने, डॉक्टर रंजन जी ने बहुत सारी चीजें विस्तार से हम सभी के सामने रखी। आपने विशेष रूप से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को केंद्रित रख के अपनी बात विस्तार से कही, भाषा और धर्म के संबंध में। और रंजन जी ने ट्राइबल डेवलपमेंट को एज ए होल लेते हुए विशेष रूप से विकास के मार्ग में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या बाधाएं हैं, उस पर अपनी बात विस्तार से रखी। देखिए, जब भी हम भाषा की बात करते हैं तो भारत जैसे देश के संदर्भ में ये कहते हैं कि यह क्या है, यह बहुभाषाई और बहुधर्मी देश है। एक ऐसा देश है जहाँ पर चाहे वो उत्सव हो, लोक उत्सव हो, और चाहे धर्म से संबंधित जो तमाम सारे उत्सव हैं पूरे वर्ष निरंतर सातत्य रूप से चलते रहते हैं। कहीं कोई त्योहार है तो कहीं कोई चीज सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में। विशेष रूप से जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो ऐसा इतिहास में पढ़ने में आता है कि 1833 में असम ब्रिटिश एम्पायर का संरक्षित राज्य बनता है और 1838 में उसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। 1865 के एंग्लो भूटानीज वार के बाद एक तरह से ब्रिटेन का इस क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। यहीं पर हम एक बात और कहेंगे कि जो ब्रिटेन अपनी रक्षा नीति बनाता है और उस रक्षा नीति को इनर और आउटर रिंग में बांटता है, तो जो आपका नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है ये इनर रिंग में था और स्वतंत्रता आंदोलन के समय वहां पर वो एक तरह से आना जाना बहुत मुश्किल था। सिर्फ जो ब्रिटिशर्स के लोग थे वहीं पर आ जा सकते थे, और विशेष रूप से जो ईसाई मिशनरियाँ वहाँ पर जाकर के सेवा भाव का काम करती थी और उनको क्रिश्चियनिटी के रूप में परिवर्तित करने का। इसलिए आप देखिए, जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो वहाँ का रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। नागालैंड में 87% है, मिजोरम में 87% है, मेघालय में 74% है, मणिपुर में 41% है, अरुणाचल प्रदेश में 30% है, त्रिपुरा में 4% है और असम में लगभग 4%।
तो जो क्रिश्चियनिटी है वो वहाँ का मूल रिलीजन है। इसी तरह से जब हम भाषाओं की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कुल 220 से अधिक भाषाएं पूरे नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती हैं। और डॉक्टर साहब ने बताया कि तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है, विशेष रूप से नागालैंड है, मिजोरम है। कहने का मतलब ये है कि 220 से अधिक भाषाएं जिस क्षेत्र में बोली जाती हों वहाँ की संवेदनशीलता को आप स्वतः समझ सकते हैं। और भाषा देखिए किसी राष्ट्र को समृद्धि की ओर अग्रसर करती है। 8वीं अनुसूची में जो भी 22-23 भाषाओं का उल्लेख है उसमें 5 भाषाएं पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें आपने बताया कि एक तो बंगाली है और बोडो हो गया आपका, असमी हो गया, मणिपुरी हो गया और नेपाली। ये 8वीं अनुसूची में जो कुल 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में से 5 भाषाएं पूरे नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में बोली जाती है। जो जिस विषय का मैं विद्यार्थी हूँ, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज का, उसमें देखिए जो बहुभाषाएं होती हैं वो कल्चरली तो आपको समृद्ध बना सकती हैं, वो सांस्कृतिक रूप से, स्थानीय रूप से आपको संबल दे सकती है। पीटीआई की रिपोर्ट ये है कि पूरे भारत में 19,500 मदर टंग बोली जाती है। तो जब आप बहुभाषी देश है, ठीक है, वो आपकी सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। आपके संस्कार से लेकर के, धर्म से लेकर के, आचरण से लेकर के, परंपराएं से लेकर के, लोक उत्सव से लेकर के सारी चीजें उसमें संरक्षित हैं। लेकिन जब आप राष्ट्र की समृद्धि की बात करिएगा, जब आप राष्ट्रीय एकता की बात करिएगा, तो बहुत भाषाओं का बोला जाना और हमारी ही भाषा सबसे श्रेष्ठ है, ये भाव अच्छा नहीं है। आप वैश्विक स्तर पे तमाम उदाहरण दे सकते हैं। अगर आप जर्मनी की बात करते हैं, अगर आप जापान की बात करते हैं, इवन अगर आप ब्रिटेन की बात करते हैं, तो वहाँ पर भाषाओं का अपना महत्व है। प्रोफेसर साहब लोगों से आप वहाँ पर शिलांग विश्वविद्यालय में आपने बताया कि मैंने बहुत सारी भाषाओं में थीसिस कराई, प्रोजेक्ट कराए, लेकिन हमारा एक और आग्रह है कि उन सारे विद्यार्थियों को आप राष्ट्रीय अस्मिता से भी जोड़िए और कहीं न कहीं से इस बात के लिए प्रेरित करिए कि जो हिंदी है वही हमारी राष्ट्रभाषा है और वही हमको हर प्रकार की समृद्धि प्रदान कर सकती है। जब आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो किस तरह से ईसाई मिशनरियों ने वहाँ पर खेल खेला, वो उदाहरण भी आपके पास है। एक वहाँ पर जगह है मोरबी, नागालैंड के बॉर्डर पे। मोरबी केवल इसलिए जाना जाता है कि कौन ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन मोरबी पर अपना आधिपत्य स्थापित करेगा और वहाँ से जो शस्त्रों और मादक द्रव्यों की अवैध तस्करी है उस पर नियंत्रण स्थापित करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करेगा। आलोक रंजन साहब ने एक बहुत अच्छी बात विकास की थी। विकास को हम लोग बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाते हैं और विकास का मतलब ही हमारे यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा में डेवलपमेंट मीन्स सिक्योरिटी। अब विकास के पीछे आप जो शब्द लगा दीजिए, विकास उसी का बोध करता है। चाहे आप सामाजिक विकास कहिए, चाहे आप सांस्कृतिक विकास कहिए, चाहे आप भाषाई विकास कहिए, चाहे आप आर्थिक विकास कहिए, चाहे आप औद्योगिक विकास कहिए, तो विकास एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे आप जो ही शब्द जोड़ दीजिए वह उसी का बोध कराता है। जब आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट के विकास में भी बहुत बाधाएं हैं। आपने अभिजात वर्ग की बात की कि एक ऐसा अभिजात वर्ग वहां पर पनपा जो कि उस विकास के अवरोध का सबसे बड़ा कारण है। वो अभिजात वर्ग पनपा क्यों? जब आप विषम विकास की बात करते हैं, अनइवन डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब आप आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करते हैं, तो हमारे ख्याल से उसके मूल में जो गिरिजन समाज है, जो वनवासी समाज है, जो आदिवासी समाज है, वो कम जिम्मेदार है। जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अधिक जिम्मेदार हैं। इसलिए कि जो जिनकी भी नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग होती है वो उसको दंड स्वरूप लेते हैं और पूरे के पूरे समय सिर्फ इसमें वो बिताते हैं कि किस तरह से हमारा 10 वर्ष पूरा हो
और मैं कागज चेंज करवा के यूपी या बिहार या किसी दूसरे स्टेट में, तो जो वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी है वो पूरे मन से वहाँ पर काम नहीं करता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं एक फैजाबाद के सेमिनार में गया था, वहाँ पे जनरल जोशी जी आए थे। वो मणिपुर में कभी ब्रिगेडियर हुआ करते थे और बीच वक्तव्य में उन्होंने अपनी बात कही कि एक विप्लवी संगठन का मुखिया था, उसके यहाँ सेना ने छापा मारा और तमाम बहुत सारे अवैध असलहे हथियार मिले। वहां की हाईकोर्ट ने आर्मी को आदेश दिया कि वो असलहा जो है जहां से सीज किया गया है वहां पर छोड़ दिया जाए, पहुंचा दिया जाए। बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपने एक अफसर से, जो अफसर उस मुकदमे को देख रहा था, जज साहब से कहलवाया कि जैसे मैंने इस असलहे को सीज किया है वैसे मैं आपको भी सीज कर लूंगा, कृपा करके आप इस तरह का आर्डर न दीजिए। तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट को यहाँ से देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट पर यहाँ से बोल रहे हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट को समझना है आपको तो नॉर्थ ईस्ट में रहना होगा। वो सिर्फ बोलने, पढ़ने या लिखने से वहाँ की समस्या न खत्म होने वाली है और न दूर होने वाली है। देखिए, जब आप ट्राइबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ट्राइब्स की बात करते हैं, तो संपूर्ण भारतवर्ष में आप लोग उसी के विद्यार्थी हैं। मैं तो, हमको जब कल पता चला परसों कि हमको एक सेशन चेयर करना है, मैं बहुत पसोपेश में पड़ गया कि मैं तो इस विषय का विद्यार्थी भी नहीं हूँ, बोलूँगा क्या। और अभी आते आते डॉक्टर शिवहर सिंह से मैंने वो आशंका भी जताई, लेकिन कल कंपनी वाद संयोग से एक अधिकारी मिल गए जो सोशियोलॉजी तक के ही कंपटीशन देते थे। तो मैंने एक राउंड में उनसे इस टॉपिक पे काफी बात किया। उन्होंने हमको बहुत सारी बातें बताई कि अगर आप पूरे भारतवर्ष में ट्राइबल डेवलपमेंट की बात करिए, एग्जिस्टेंस की बात करिए, तो विशेष रूप से 4 भागों में, जो विद्वान लोग हैं इसको 6 भागों में भी बात करके देखने की कोशिश करते हैं। एक तो उत्तर का भाग है, उत्तर पूर्व का भाग है, दक्षिण का भाग है और पश्चिम का भाग है। तो दूसरी चीज जो उन्होंने हमको बताई कि जो दक्षिण वाला भाग है वहाँ पर जो भी गिरिजन, आदिवासी, वनवासी रहते हैं वो मूल रूप से मातृसत्तात्मक हैं, और जो उत्तर पूर्व का भाग है वो पहले तो मातृसत्तात्मक थे, लेकिन अब इधर जो चेंजेज आ रहे हैं वो धीरे धीरे पितृसत्तात्मक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। जो आपका मध्य का क्षेत्र है, जहाँ की बात आप मीना की बात कर रहे थे, या आप उत्तराखंड में प्रधान की बात करिए, तो ये ऐसे आदिवासी संवर्ग हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत रिच है। लेकिन जब आप अनइवन डेवलपमेंट की बात करिएगा तो यहाँ पर जो वनवासी समुदाय आगे बढ़ रहा है वो पिछड़े समाज की तरफ देखना नहीं चाहता। वो एक तरह से ऊर्ध्वाधर रूप से अपने विकास को उसी गति से बढ़ाता जा रहा है। कुल लेकर के है कि जब भी आप सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करिएगा, विशेष रूप से आदिवासियों में, गिरिजनों में, तो बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। विशेष रूप से ग्लोबलाइजेशन के बाद आप उनकी स्थिति को देखिए, जहां आप ग्लोबलाइजेशन को इस रूप में परिभाषित करते हैं कि जो एक तरह से स्थानीय व्यवस्था है उसका अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से सम्मिलन ही क्या है, वैश्वीकरण है। तो आप वनवासी समाज की स्थानीयता को देखिए, चाहे उनके रीति रिवाज हो, चाहे उनकी परंपराएं हैं, चाहे उनके संस्कार हैं, या प्रकृति से जो उनका जुड़ाव है, क्या वो ग्लोबलाइजेशन के बाद परिवर्तित हुआ है, उसमें चेंजेस आए हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि जो भी इस तरह के सेमिनार हैं, विशेष रूप से आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित जो ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो इनका फीडबैक है, जो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सरकार के पास एक रिपोर्ट के माध्यम से जाएंगी। और इस सरकार ने तो ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी आया है, बहुत सारा बजट है,
लेकिन इतना बजट होने के बावजूद भी उनका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, या वे इस तरह का दावे क्यों कर रहे हैं कि विकास योजनाओं का लाभ हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार को एक फीडबैक मिलेगा और सरकार इन सारी चीजों को केंद्र में रख करके उनके चहुमुखी विकास पर विचार करेगी, सोचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको यहाँ पर अध्यक्षीय उद्बोधन और अध्यक्षता करने का अवसर दिया और हमारे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार है भारत के विकास के लिए, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए। हम लोग जहाँ पर कुछ ही पहलुओं पर अपना ध्यान संकेंद्रित कर पाते हैं, उससे जो विकास का पैमाना है वो पूरा नहीं होगा। जब तक सारी चीजों को विकास की व्यवस्था में हम शामिल नहीं करेंगे, तब तक भारत का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा और तब तक भारत विश्वगुरु भी नहीं बन पाएगा। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अध्यक्षीय वक्तव्य और आशीर्वचन के लिए। परंपरा है कि अध्यक्षीय वक्तव्य के बाद कुछ बोला नहीं जाता है, ये फाइनल वर्डिक्ट है। तो सर ने 2-3 चीजों पर ध्यान दिलाया, मैं केवल इंगित कर दे रहा हूँ, अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूँ, परंपरा नहीं तोड़ रहा हूँ। एक तो आपने भाषाई आधार पर जनजातियों को पहचानने की कोशिश की कि भाषा और जनजातियों का आपस में क्या संबंध है, और उस पर बड़े विस्तार से आपने बताया। दूसरी बात जो आपने कही वो यह कि जनजातियों को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ा जाए, वो कहीं ऐसा न महसूस करें कि वो इस देश से अलग हैं। कई बार मैं नॉर्थ ईस्ट से आने वाली ट्रेनों में जब यात्रा करता हूँ तो उनकी बातचीत सुनता हूँ, वो भारत को एक अलग देश मानते हैं कि मैं भारत जा रहा हूँ या भारत से आ रहा हूँ। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इसके बारे में आपने हमें जागरूक किया और कहा कि राष्ट्रीय अस्मिता से जनजातियों को जोड़ा जाए, खासकर नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जहाँ पर बड़े अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो अब तक पूरे सेमिनार में किसी ने नहीं कही थी, अगर मैं ठीक से समझ पाया हूँ, वह यह है कि डिफेंस के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जो जनजातियों का अध्ययन है वह किया जाना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत संवेदनशील ये मुद्दा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जनजातियों का आपस का क्या संबंध है और क्या उनकी वजह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, और क्या और कैसे उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ें ताकि जो सुरक्षा का हमारा भाव है वह और सशक्त हो। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जनजातियों को समझना है तो जनजातियों के बीच में आपको रहना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं